प्रोफेसर विशी मिश्रा द्वारा वर्गीकरण किया गया था। फिर उसके बाद में 1971 में रामलोचन जी द्वारा जो वर्गीकरण है वो हमने पढ़ा। लेकिन हमें जो मेनली वर्गीकरण पढ़ना है वो है आपके राजस्थान का आधुनिक भौगोलिक विभाजन। पता चला कि राजस्थान जो है वो मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत है, तो 4 भाग हमारे सामने आए थे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर हम राजस्थान के ये जो भौतिक प्रदेश है इसकी तुलना कर रहे हैं विश्व के संदर्भ में। आपने एक लाइन लिख रखी होगी कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है विश्व के संदर्भ में इनकी तुलना, और विश्व के संदर्भ में तुलना करनी है। इसका मतलब जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे क्या लिखना है उससे पहले आप बोर्ड पर देखिए और समझिए। यदि आपको पूछा जाए, जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे, यदि आपको पूछा जाए कि विश्व में प्रथम क्रम की स्थलाकृति कितनी है, तो आप कहेंगे सर विश्व में प्रथम क्रम की स्थलाकृति की यदि हम बात करते हैं तो वो 2 है। कौन कौन सी? आप कहेंगे या तो सर पूरे विश्व में महाद्वीप या फिर पूरे विश्व में महासागर, इन दोनों के ही भाग हैं, तीसरा और किसी का भाग नहीं है। भाई विश्व में या तो महाद्वीप होगा या फिर महासागर, यही तो है। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि ये जो आपके सामने पृथ्वी है, इस पृथ्वी की यदि हम बात करेंगे तो आपको इस 2 भाग दिखाई देंगे। आप कहेंगे सर कौन कौन सा भाग दिखाई देगा? एक तो आप कहेंगे सर जो भाग दिखाई दे रहा है वो एक तो ये है, भाई पूरे पृथ्वी की यदि हम बात करेंगे तो 2 ही भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो भाग है आपके महासागरों का, यानी कि जलीय भाग, और एक जो भाग है वो है आपके महाद्वीपों का स्थल भाग। भाई पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी की हम देखते हैं तो पृथ्वी में या तो महाद्वीप है या महासागर है, तीसरा कोई भाग नहीं है। फिर उसके बाद में हमें एक अवधारणा देखने को मिलती है, आपने भी पढ़ रखी है वो अवधारणा। कौन सी है वो? आपने पिछली क्लास में जहां तक लिखा है ना उसके जस्ट आगे ही मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है? उसके जस्ट अगला ही जो भाग है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं, ठीक है? कि एक भाग महासागर है, जलीय भाग, और इस पूरी पृथ्वी के अंदर एक भाग महाद्वीप है जो कि आपकी क्या है, स्थलीय भाग, ठीक है? फिर उसके बाद में एक सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। कौन सा सिद्धांत है? एक सिद्धांत है जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये सिद्धांत आपके 1912 का है, और ये सिद्धांत जिस व्यक्ति द्वारा है वो है आपके अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया 1912 के अंदर। यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ये कहना चाह रहा है कि अभी जो भाग आपने पढ़ा है ना, यानी कि ये जो एक भाग हमने पढ़ा है जलीय भाग जिसे आप कहते हैं महासागर, और एक इसके अंदर जो भाग हम पढ़ते हैं वो है आपके कौन सा? तो आप कहेंगे एक तो ये, एक और ये तो पढ़ा था अभी हमने। हमने कहा एक तो जलीय भाग है जिसे आपने महासागर नाम दिया है, और एक भाग ये है, ये जो भाग है ये है आपके कौन सा? महाद्वीप, यानी कि स्थल भाग। और अल्फ्रेड वेगनर यही तो कह रहा है कि 1912 के अंदर ये महाद्वीप जो है ये विस्थापित, यानी कि ये जो महाद्वीप है इसका विस्थापन हुआ, और विस्थापन होने के साथ में ही क्या हुआ?
तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, यानी कि एक भाग जो है वो तो इधर ये रह गया, और दूसरा भाग जो है यानी कि विस्थापन हो गया, दूसरा भाग बन गया ये इस प्रकार से। ये दो भाग बने, ये जो दो भाग बने हैं, महाद्वीप का विस्थापन हुआ और एक भाग बना ये, और एक भाग बन गया ये। अच्छा, यहां पर एक बात मैं और आपके साथ चर्चा करूंगा कि ये जो वेगनर है, इस वेगनर ने महासागरों का जुड़ा हुआ जो भाग है उसे तो नाम दिया है पैंथालासा। महासागरों का जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? पैंथालासा। वैसे ही अल्फ्रेड वेगनर ने ही इस महाद्वीप को नाम दिया है पेंजिया। क्या नाम दिया है? पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर यही कह रहा है कि ये जो पेंजिया है, ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का विस्थापन हुआ, और ये विस्थापन जिस युग में हुआ है वो है कार्बोनिफेरस। यानी कि वेगनर ये कह रहा है कि कार्बोनिफेरस युग के समय ये जो पेंजिया है यानी कि महाद्वीपों का जो भाग है ये दो भागों में बंटा। ऊपर वाला भाग जो है वो तो कहलाया था उत्तरी पेंजिया। ऊपर वाला जो भाग है वो तो क्या कहलाया था? उत्तरी पेंजिया। और नीचे वाला जो भाग है वो कहलाया था दक्षिण पेंजिया। और इन दोनों के बीच में जिसकी उत्पत्ति हुई, इन दोनों के बीच में जिसकी उत्पत्ति हुई है वो है आपके 33 सागर। किसकी उत्पत्ति हुई है? 33 सागर की। ये जो उत्तरी पेंजिया है, इसी उत्तरी पेंजिया को कहा जाता है अंगारा लैंड, या फिर इसी का दूसरा नाम है लोरेशिया। और ये जो दक्षिणी पेंजिया है इसे नाम दिया गया है, याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड। यानी कि पूरे विश्व में जितने भी स्थल भाग हैं वो या तो उत्तरी पेंजिया का हिस्सा है, या फिर 33 सागर का भाग है, या फिर किसका भाग है? दक्षिणी पेंजिया का। इसके अलावा किसी का नहीं है। इसीलिए यदि एक एग्जाम्पल हम देखें कि हम राजस्थान के अंदर जो भूभाग पढ़ने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर अरावली है, कहीं पर पठार है, तो इन्हीं में से वो किसी ना किसी के भाग होंगे। इसीलिए हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी तुलना विश्व से कर रहे हैं। तब जाके आप यहां पर एक फैक्ट पढ़ते हैं कि राजस्थान के हम जो भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं उनमें से आप पढ़ेंगे कि इसी 33 सागर का जो हिस्सा है वो मरुस्थल है, इसी गोंडवाना लैंड के जो हिस्से हैं वो आपके अरावली है, और इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है वो पठारी प्रदेश है। इसीलिए तो आपको अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से अरावली किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। बस आपको केवल यही जानना था, इसीलिए पूरी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। क्योंकि देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हमने कहा कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश का मतलब यही है कि पृथ्वी की जो सतह है, इस सतह पर जो अलग अलग स्थला करती है, जैसे कहीं पर मरुस्थल है तो कहीं पर अरावली है, कहीं पर मैदान है तो कहीं पर पठार है, यही है। हमने कहा कि ये जो भाग है स्थल भाग, इसकी तुलना विश्व से करते हैं, तो हमें पता चला कि विश्व में स्थलाकृति की यदि हम भाग करते हैं तो विश्व में प्रथम क्रम के तो दो ही भाग हैं, या तो जल है या स्थल है। भाई या तो महासागर का हिस्सा होगा या फिर महाद्वीप का भाग होगा। लेकिन फिर अल्फ्रेड वेगनर ये कहता है कि कार्बोनिफेरस युग के समय ये जो महाद्वीप है जिसे नाम दिया गया पेंजिया, ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। एक ऊपर वाला भाग कहलाया था उत्तरी पेंजिया, नीचे वाला भाग कहलाया था दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को नाम दिया गया है अंगारा लैंड या लोरेशिया। मध्य इन दोनों के बीच में जिसकी उत्पत्ति हुई वो है 33 सागर, और दक्षिणी पेंजिया क्या कहलाया है? गोंडवाना लैंड। तो हम ये कह रहे हैं कि विश्व में जितने भी स्थल भाग हैं वो या तो इसका हिस्सा है, या इसका है, और या इसका है। लेकिन हमें केवल राजस्थान के बारे में पढ़ना है, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो भाग है वो इनमें से किस किस के भाग हैं? तो आपने कहा सर 33 सागर से ही उत्पत्ति मानी गई है मरुस्थल की। गोंडवाना लैंड के ही अवशेष माने गए हैं अरावली भी और पठारी प्रदेश। आपके दिमाग में मैदान आ रहा होगा, लेकिन वो नदियों से निर्मित है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सर इनमें से किसका अवशेष राजस्थान में नहीं है? तो आप कहेंगे सर अंगारा लैंड या लोरेशिया का भाग जो है राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में इसका कोई अवशेष या भाग नहीं है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हमारे राजस्थान के अंदर जो हम भाग पढ़ने जा रहे हैं, मरुस्थल किसका भाग है? 33 सागर का। अरावली और पठारी प्रदेश किसका है? गोंडवाना लैंड का। मुझे केवल आपको यहां पर विश्व के संदर्भ में इतना ही लिखाना था। यदि मैं चर्चा करूं ना, तो मुझे आपको विश्व के संदर्भ में केवल इतना ही लिखाना था कि हमारे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, मरुस्थल किसका भाग है? 33 सागर का। अरावली और पठारी भाग किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। लेकिन उस समय आपके दिमाग में आता कि सर ये 33 सागर और गोंडवाना लैंड कहां से आए? तो ये इस प्रकार से आए थे। बाकी आपके लिए इतना ही है कि अरावली और पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, और मरुस्थल जो है वो 33 सागर का अवशेष है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपने जहां तक लिखा है ना, उसके जस्ट आगे बस एक ये बात लिख लीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात है ये। ठीक है, बस यहां पर इतना ही ध्यान रखना है कि मरुस्थल किसका अवशेष है, अरावली और पठारी प्रदेश किसका अवशेष है, बस और कोई क्वेश्चन नहीं है।
अब हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं इसकी तुलना करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों से। लिख लिया? लिख लिया ना? चलिए, तो यहां पर केवल इतनी बात थी, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको, ठीक है। अब आप राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की तुलना भारत के संदर्भ में कर लेते हैं, क्योंकि विश्व से हो गया है तो फिर भारत से ही तो करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के भौतिक प्रदेशों से, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंध। हालांकि यहां पर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस वही है कि पिछली बार पटवार, ग्राम सेवक ऐसे एग्जामों के अंदर यहां से क्वेश्चन आए थे। जैसे क्या है कि जैसे जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के भौतिक प्रदेश की यदि मैं चर्चा करूं तो आप ये कहेंगे कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर शॉर्ट में लिख दूं क्या? मरुस्थल, फिर है आपके अरावली, फिर है आपके मैदान, और उसके बाद में है पठारी प्रदेश। चार ही तो है ये भाई, मरुस्थल है, अरावली है, मैदान है और पठार है। इनमें से ऐसे कौन से भौतिक प्रदेश हैं जो भारत के भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेशों की हम बात करेंगे तो देखिए, एक तो है आपके उत्तर बृहत या फिर विशाल मैदानी प्रदेश, और एक जो है वो है आपके जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी की चर्चा कर रहा हूं, प्रायद्वीपीय पठार। तो क्वेश्चन आया था कि भारत का भौतिक प्रदेश उत्तर विशाल मैदान का भाग राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेशों में है? तो फिर आप कहेंगे सर इनका जो विस्तार दिखाई देता है वो दिखाई देता है, एक तो याद रखिएगा इस मैदानी प्रदेश में, एक जो दिखाई देगा वो देगा आपके किसमें? मरुस्थल में। जिस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो दिखाई देगा आपके इस पठारी प्रदेश में, और कुछ भाग जो है वो दिखाई देगा आपके किसमें? अरावली में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश, मतलब इस डायग्राम को आप लिखना चाहेंगे अच्छे से इस बिंदु में कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका विस्तार या वो भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है, तो आप ये कहेंगे कि सर एक जो आप मरुस्थल पढ़ते हैं और दूसरा जो आप मैदान पढ़ते हैं, ये दोनों ही जिसका भाग है वो उत्तर बृहत या फिर मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, और बाकी जो बचे दो अरावली और पठारी प्रदेश, अरावली और पठारी प्रदेश, ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेश?
तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। बना लीजिए, ये उतार लीजिए। यानी कि विश्व के संदर्भ में तो हमारी चर्चा ये हो गई कि मरुस्थल 33 सागर का भाग है, अरावली और पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। ये तो विश्व के संदर्भ में। फिर हमने कहा राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो भारत के संदर्भ में किनका हिस्सा है, तो इनका भाग है। ये दो बातें हो गई जहां से कई बार क्या होता है, क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछता है। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी तुलना विश्व से हो गई। अब हम जो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं इसकी तुलना स्वयं राजस्थान से करते हैं। तो एक डायग्राम बनाएंगे। तो विश्व से हो गई, भारत से हो गई, अब खुद से तुलना करते हैं। इसके लिए एक डायग्राम सा हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप भी कुछ इसी प्रकार से कोशिश कीजिए। एक भाग, दो भाग, तीन और चार भाग, ठीक है। आपको कॉपी में किस प्रकार से क्या बनाना है देखो। ये पांच भाग बनाना, ठीक है। ये एक डायग्राम सा है जिसमें से क्वेश्चन आएंगे और इसीलिए हम तुलना कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो है कि हम लिखेंगे भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। भौतिक प्रदेश तो आप कहेंगे सर पता करके आए हम, चार भौतिक प्रदेश हैं, कौन कौन से। तो आप कहेंगे सर एक तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग है अरावली पर्वतमाला, तीसरा जो भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा जो भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये लीजिए, ये चार भाग है, ठीक है। अब इनमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो बिंदु है वो इन चारों से जो बनेगा वो बनेगा यहां से कि आपके सामने ये जो चार भौतिक प्रदेश हम पढ़ने जा रहे हैं इनका उत्पत्ति युग कौन सा है, कौन से युग में इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे सबसे पहले है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो जिस युग में मानी गई है वो है आपके उत्तर प्लेस्टोसीन में, उत्तर प्लेस्टोसीन युग में। उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है वो किस युग में मानी गई है, तो आप कहेंगे सर वो है प्री कैम्ब्रियन युग। आपको मैं चर्चा करूंगा कि किस एरे में आते हैं, ये सब चर्चा होगी, ठीक है, चिंता मत करिएगा। प्री कैम्ब्रियन युग में। उसी प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो किस युग में हुई है, तो आप कहेंगे सर इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई है प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग में, प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग में। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो कौन से युग में हुई है, तो लिखिएगा क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि हम जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, इनका उत्पत्ति युग क्या है, उत्पत्ति टाइमिंग क्या है, तो ये आपके युग रहे। ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो भाग हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक प्रदेशों के, ये किन के अवशेष है जो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो किसका है, तैतीस सागर का। अरावली जो है वो किसका है, तो वो है आपकी गोंडवाना लैंड का। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है, ये याद रखिएगा नदियों का भाग है, नदियों का भाग। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, ये किसका भाग है, तो आप कहेंगे सर गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ये इनके अवशेष है। फिर अगली जो बात आती है वो ये आती है कि ये जो हम राजस्थान के संदर्भ में चारों भौतिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं, इसमें इनका क्षेत्रफल कितना है। यानी कि राजस्थान का जो कुल एरिया आप पढ़ते हैं, उस राजस्थान के कुल एरिया का कितने प्रतिशत जो भाग है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो आप कहेंगे सर 61.11%। यानी 61.11% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर इन चारों में से सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो यही है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यदि अरावली पर्वतमाला की हम बात करेंगे तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो 9% है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर 23% है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो कितना है, तो वो है 6.89%। लीजिए, तो राजस्थान का जो कुल एरिया है उसमें से कौन सा भाग कितने प्रतिशत है, तो आपके सामने ये है। इसका मतलब सबसे बड़ा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, तो सबसे छोटा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये तो बात क्षेत्रफल की थी। बात यदि हम यहां जनसंख्या की करें, नंबर 4, कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, इस कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, तो 40%। अरावली पर्वतमाला के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का 10%। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर कितना, तो याद रखिएगा 39% जनसंख्या। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर तो राज्य की कुल जनसंख्या का 11%। क्लियर। अगली बात, अगली जो बात है नंबर 5, और नंबर 5 ये है कि ये जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों के अंदर किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। जलवायु, तो मरुस्थल के अंदर यदि हम जलवायु की बात करेंगे तो यहां पर हमें दिखाई देगी शुष्क और अर्ध शुष्क। कुछ भाग शुष्क भी है और कुछ अर्ध शुष्क भी है। ठीक है। यहां अरावली की यदि हम बात करेंगे तो अरावली के अंदर जो जलवायु दिखाई देगी वो उपाद्र है। यहां पर जो जलवायु दिखाई देगी वो आर्द्र है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो भाग है वो अति आर्द्र है। यहां पर ये इस प्रकार की जलवायु है। चर्चा करेंगे जलवायु जो पढ़ेंगे तो सब कुछ। ठीक है। इसके बाद में अगली जो बात है वो है आपके साथ में नंबर 6, मिट्टी या मृदा। तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो है आपके रेतीली या बलुई मृदा। अरावली की यदि हम बात करेंगे तो वो है पर्वतीय मृदा। पूर्वी मैदानी प्रदेश की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर जो मिट्टी है वो है जलोढ़ या जिसे आप बोलते हैं दोमट। यहां दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर वो है काली, जिसे आप बोलते हैं रेगूर मिट्टी। तो यहां पर ये इस प्रकार से जो है वो आपके सामने क्या है, यानी कि 6 6 6 6 24 क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर आपके सामने ये रहे कि हम जो भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उनकी उत्पत्ति युग क्या है, वो किनके अवशेष हैं, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या, जलवायु और मिट्टी यानी कि मृदा की बात है ये। तो ये एक डायग्राम बनाइए, क्योंकि इस डायग्राम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है। कई बार तो डायरेक्ट डायग्राम ही आ जाता है 4 बातों से यहां तक, और पूछ लेगा कौन सा असंगत है। इस प्रकार से आ जाता है। ये बनाइए, फिर इनमें से हम एक एक भौतिक प्रदेश को डिटेल से पढ़ते हैं।
अच्छा, इसमें वर्षा भी लिखो ऐसे, चलो वर्षा लिख लो, ये लो। नंबर 7, वर्षा की मात्रा 0 से लेकर 40 सेमी, ठीक है, 40 से लेकर 60 सेमी, 60 से लेकर 80 सेमी, और 80 से लेकर 120 सेमी तक मामला है। ये लो वर्षा, ठीक है, कि कौन से भौतिक प्रदेश में वर्षा की मात्रा कितनी है, ठीक है। हाँ सही है। लिख लिया, चलिए। तो ये डायग्राम बहुत बेहतरीन से यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का प्राचीन से नवीन क्रम देखें क्या? प्राचीन से नवीन क्रम क्या रहा है? क्योंकि हमारे पास में उत्पत्ति युग भी तो आ गया है ना। तो जब उत्पत्ति युग हमारे पास में है तो हम ये पता कर सकते हैं ना कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे प्राचीन कौन सा है और सबसे नवीन कौन सा है। इसीलिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का प्राचीन से नवीन क्रम क्या है? तो देखिए, प्राचीन से नवीन क्रम है, सबसे प्राचीन जो है वो है अरावली, अरावली पर्वतमाला। फिर है पठारी प्रदेश, फिर है मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में है मरुस्थल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेशों के ये जो 4 भाग हैं, इनका प्राचीन से नवीन क्रम कुछ इस प्रकार से है। सबसे प्राचीन है अरावली और सबसे नवीन कौन सा है? मरुस्थल। इसका मतलब यह है कि इसके बाद में हम नोट करके यहां लिखेंगे सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, और सबसे प्राचीनतम जो भौतिक प्रदेश है वो है आपके अरावली। जबकि आपको पूछा जाए सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश, और वो है आपके मरुस्थल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपको एग्जामिनर यदि वन लाइनर के तौर पर पूछ रहा है तो इधर से पूछ लेगा कि सबसे प्राचीन कौन सा और सबसे नवीन कौन सा है। लेकिन वो यदि ये पूछना चाह रहा है प्राचीन से नवीन क्रम तो ये रहा, वो इस क्रम को पलट के भी पूछ सकता है कि नवीन से प्राचीन क्रम क्या है, तो फिर मरुस्थल, मैदान, पठारी और अरावली पर्वतमाला। यहां पर तो जो है वो आपके सामने है, ठीक है। तो यहां तक तो पहुंचते पहुंचते हमने इन सभी बिंदुओं को कुछ इस प्रकार से पढ़ा है। ठीक है, अब हम इनमें से एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। बिल्कुल राम अवतार, चिंता मत करिए, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो केवल ऊपर ऊपर से बातें की है हमने कि ये भाग है, ये इनके भाग हैं। अब हम एक एक भाग को पढ़ते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश का पहला भाग, जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये ये भाग जो है वो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर
ये जो पूरा ही भाग है, ये ये पूरा पूरा भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि उसके बाद में फिर अरावली आ जाता है। ये जो पूरा भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, याद रखिएगा, ये स्वयं दो भागों में है। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, ये दो भाग है इसके। आप कहेंगे सर ये जो दो भाग है, ये किस आधार पर किया है? ये दो भाग जो है वो इस आधार पर किए गए हैं, और वो आधार है आपके ये, एक भाग इधर वाला रह गया और एक भाग ये रह गया। आप कहेंगे सर आपने ये विभाजन किया है किस प्रकार से किया है? तो ये जो विभाजन हुआ है ना, ये हुआ है औसत वर्षा के आधार पर। यहां पर 25 सेमी औसत वर्षा, यहां 25 सेमी औसत वर्षा। 25 सेमी से कम औसत वर्षा वाला जो मरुस्थल का भाग है उसे आप कहते हैं सूक्ष्मतम, और 25 सेमी औसत वर्षा से ज्यादा वाला जो भाग है इसे आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर अर्ध सूक्ष्मतम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो मरुस्थल है वो दो भागों के अंदर, दो भागों का जो आधार है वो है आपके 25 सेमी औसत वर्षा। यानी 25 सेमी औसत वर्षा के आधार पर हम इस मरुस्थल को दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भाग होंगे? दो। एक तो भाग होगा, याद रखिएगा, सूक्ष्मतम, और दूसरा जो भाग होगा वो होगा कौन सा? अर्ध सूक्ष्मतम। अर्ध सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम और अर्ध सूक्ष्मतम। इसमें याद रखिएगा ये जो सूक्ष्मतम भाग है, ये सूक्ष्मतम भाग भी दो भागों में है। ये लो, एक तो ये भाग हो गया जो कलरफुल में है ये, और एक इसके चारों ओर हो गया। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि इस सूक्ष्मतम को भी हम दो भागों में पढ़ेंगे। बिल्कुल भाग पढ़ेंगे। और इसका ये जो विभाजन हो रहा है सूक्ष्मतम का, ये विभाजन हो रहा है बालू का स्तूप के आधार पर, जिसमें से एक भाग हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और एक भाग हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। एक मुक्त प्रदेश और एक युक्त प्रदेश। इसी प्रकार ये जो अर्ध सूक्ष्मतम का भाग है ना, इसको भी हम एक तो पढ़ेंगे यहां पर गग्गर बेसिन में। ये लो, एक तो भाग ये पढ़ेंगे कौन सा? गग्गर बेसिन। ठीक है। एक भाग जो है वो रहेगा आपके यहां पर शेखावटी बेसिन। ठीक है। एक भाग जो रहेगा वो रहेगा आपके नागौर उच्च भूमि। कौन सा रहेगा? नागौर उच्च भूमि। और एक जो भाग रहेगा वो रहेगा आपके यहां पर, और वो रहेगा लूणी बेसिन। इसका मतलब यह है कि अर्ध सूक्ष्मतम भी जो है इसे हम बरोबर चार भागों में पढ़ेंगे, जिसमें एक पढ़ेंगे गग्गर बेसिन, एक हम पढ़ेंगे शेखावटी बेसिन, एक हम पढ़ेंगे नागौर उच्च भूमि, और एक जो भाग है वो हम पढ़ेंगे घोड़वाड़ या फिर लूणी बेसिन। तो ये तो क्या पढ़ेंगे उस आधार पर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एक डायग्राम सा हो गया, ये बना लीजिए, फिर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये बनाइए आप। देखो काफी लेंथली टॉपिक है, काफी डिटेल वाला टॉपिक है, तो हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। लिखिएगा। तो एक सूक्ष्मतम, एक अर्ध सूक्ष्मतम, फिर अर्ध सूक्ष्मतम में चार भाग, इसमें दो भाग, इसमें भी बहुत सारी और अंदर बातें हैं। ठीक है। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा आराम से, और फिर इसमें हम कुछ विशेष बातें जो है वो लिखना शुरू करते हैं।
चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे कल के सेशन में, ठीक है? आज के लिए इतना ही।